किसान के मंच पर पहुंच गई रेसलर विनेश फोगाट। आपको बता दें, किसानों का मंच रहा शंभू बॉर्डर, यहां पर पहुंच गई हैं विनेश फोगाट। किसानों को समर्थन देने शंभू बॉर्डर पहुंच गई हैं विनेश फोगाट। किसानों की मांगों को जल्द माना जाना चाहिए, ये विनेश फोगाट की तरफ से कहा गया। आपको हम तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां किसानों का मंच बना हुआ था, किसान आंदोलन चल रहा है और शंभू बॉर्डर पर जो किसान आंदोलन चल रहा है, इस बीच विनेश फोगाट रेसलर पहुंच गई हैं किसानों को समर्थन देने के लिए। क्या कुछ कहा विनेश फोगाट ने, आइए आपको सुनवाते हैं। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ परमात्मा की, मुझे ऐसे परिवार में ऐसे किसान को जन्म देने का उन्होंने जो एहसान किया है, मेरे को एक तकलीफ दी है, तो मैं शुक्रगुजार रहूंगी परमात्मा की हमेशा। और मैं आज अपने परिवार के बीच में आई हूँ। काफी दिनों से मैं मन था कि जाऊँ, लेकिन क्योंकि मैं तैयारी कर रही हूँ को लेके, तो मैं नहीं जा पाई। इसके लिए मैं हमेशा क्षमा प्रार्थी होगी आपकी किताब के साथ जाने का मौका मिला है। आज मैं किसी की प्रेजेंट में हूँ, लेकिन हर एक दिन मैं आपके साथ में हूँ, मन से, अपने पूरे दिल से, अपने पूरे मन से। तो विनेश फोगाट को आपने सुना, उन्होंने कहा मेरी अपील है कि मैं किसानों का समर्थन करती हूं, लेकिन उनकी मांगों को माना जाना चाहिए जो किसान मांगे रख रहे हैं। रेसलर विनेश फोगाट जब महापंचायत में शामिल हुई तो उन्होंने बड़ी बात कही, उन्हें माइक दिया गया किसानों की ओर से, उनका समर्थन किसानों को मिला है। विनेश फोगाट की तरफ से कहा गया कि मैं समर्थन करती हूं और जो भी मांगे हमारे किसान भाइयों की है उसे उन्हें माना जाना चाहिए, ये मैं अपील करती हूँ। लंबे समय से किसान आंदोलन कर रहे हैं किसान, ये कहा गया उनकी ओर से, विनेश फोगाट की ओर से, और इस महापंचायत का हिस्सा वो बनी, शामिल हुई, इसमें उनका स्वागत किया गया। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं शंभू बॉर्डर से, तस्वीरें जहां पर किसानों का मंच बना हुआ था, महापंचायत चल रही थी, वहीं से ही विनेश फोगाट की तरफ से ये समर्थन आया है किसानों को। उनकी तरफ से कहा गया कि मैं सिर्फ किसान भाइयों के साथ खड़ी हूं, किसानों के मुद्दे पर यहां पर बात करने आई हूं, किसानों को समर्थन करने आई हूं। किसान महापंचायत में शामिल हुई विनेश फोगाट और मोहित मल्होत्रा और ज्यादा जानकारी के साथ शंभू बॉर्डर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मोहित, बड़ी बात कही गई विनेश फोगाट की ओर से, उनकी तरफ से कहा गया कि मैं समर्थन करने आई हूं, लेकिन मैं सिर्फ किसानों की बात करने आई हूं। ऐसे में क्या माना जा रहा है कि आगे क्या रुख होगा किसानों का? देखिए, आज किसान आंदोलन के 200 दिन पूरे हुए हैं। किसान आंदोलन 2.0 जो कि शंभू बॉर्डर और खनौरी बॉर्डर पर हरियाणा पंजाब की सीमाओं पर जारी है, उसको समर्थन देने के लिए विनेश फोगाट पहुंची थी। विनेश फोगाट को सम्मानित करने के लिए किसान संगठनों की ओर से बुलाया गया था और यहाँ पर मंच से किसानों से बात करते हुए विनेश फोगाट ने कहा कि वो भी एक किसान परिवार से आती हैं, किसान की बेटी हैं और किसान आंदोलन का पूरा समर्थन करती हैं और केंद्र सरकार को किसानों के साथ बातचीत को आगे बढ़ाना चाहिए, किसानों के मुद्दों को सुलझाने का प्रयास करना चाहिए। जब उनसे पूछा गया कि क्या वो चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही हैं, तो उन्होंने इसकी ना तो इससे इनकार किया, ना इसकी हामी भरी। उन्होंने कहा कि आज सिर्फ राजनीतिक कोई भी बात नहीं करूंगी, आज सिर्फ किसान आंदोलन की बात होगी। इसके अलावा जो ओलंपिक में जो उनके साथ मेडल को लेकर जो पूरा विवाद हुआ था, उसको लेकर भी हमने जब सवाल किया तो उन्होंने कहा कि आज मैं किसी और मुद्दे पर बात नहीं करूंगी, किसान आंदोलन के साथ खड़ी हूं, किसान परिवार से आती हूं और किसानों को समर्थन देने के लिए ही यहां पर पहुंची हूं। तो विनेश फोगाट ने समर्थन दिया है, किसान संगठनों की ओर से विनेश फोगाट को यहां पर सम्मानित भी किया गया। जी, बहुत बहुत धन्यवाद मोहित जानकारी देने के लिए। तो विनेश फोगाट से ये सवाल भी पूछा गया था रेसलिंग को लेकर, लेकिन उन्होंने कहा कि आज मैं जिस मंच पे हूं, मैं सिर्फ किसानों की बात करने शंभू बॉर्डर आई हूं। उनकी तरफ से खुला समर्थन किसानों को, और उन्होंने कहा है कि उनकी मांगे मानी जानी चाहिए। और चलिए खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं और आपको बता दें कि शहर शहर आदमखोर के आतंक से लोग डरे सहमे हुए हैं, लोग दहशत में हैं। यूपी के लखीमपुर से लेकर बहराइच तक आदमखोर का आतंक देखने को मिल रहा है। बहराइच में वन विभाग की टीम ने 4 भेड़ियों को पकड़ लिया है। ये कामयाबी तो मिली है, लेकिन अब भी कई भेड़िए हैं जो कि घूम रहे हैं खुले, और इसी वजह से इन्हें पकड़ा जाना जरूरी है। बाकी भेड़ियों की तलाश की जा रही है। बहराइच में भी आदमखोर बाघ की दहशत है।
आपको बता दें, एक तरफ तो भेड़ियों का आतंक है, दूसरी तरफ बाघ की दहशत भी है। वन विभाग की टीम बाघ को अब पकड़ने में जुटी हुई है। लोगों के लिए बहुत ज्यादा डर समा गया है, उनके दिलों में दहशत भर गई है कि अब आगे क्या होगा, कैसे इस पूरी समस्या का निपटारा होगा। पूरा जंगलों का ये इलाका कनेक्टेड है और बाघ की भी दहशत अब दिखाई दे रही है। बहराइच में भेड़ियों का आतंक है तो लखीमपुर खीरी में बाघ की दहशत है। अब आपको बता दें, लखीमपुर खीरी में बाघ का आतंक किस तरह से पनप रहा है। जो जानकारी मिली है, लखीमपुर में बाघ के हमले से किसान की मौत हो गई है। जी हां, एक बड़ी घटना हो गई है। वन विभाग की टीम बाघ की तलाश में जुटी हुई है। बाघ की तलाश में 44 कैमरे लगाए गए हैं। बाघ को पकड़ने के लिए 7 पिंजरे लगाए गए हैं ताकि उसे पकड़ा जा सके। एक बड़ी टीम जुटी हुई है, एक बड़ी कार्रवाई हो रही है वन विभाग की टीम्स की, और बाघ की तलाश में जुटी हुई है वन विभाग की टीम। 44 कैमरे लगाए गए हैं। और लखीमपुर में आदमखोर बाघ का कहर बरकरार है। आपको बताते हैं अलग अलग तारीख और किस किस तारीख में किस तरह की घटनाएं सामने आई। 1 अगस्त को शारदा रेंज में बाघ ने बच्चे की जान ले ली। फिर 6 अगस्त की घटना भी जो कि खीरी से सामने आई। तेंदुए के हमले से बच्चे की मौत हो गई और मासूम को निशाना बना रहे हैं। टारगेट जो है वो बच्चे हैं। 23 अगस्त की घटना आपको बताते हैं, गोला रेंज की घटना है। बाघ के हमले से बच्चों की जान गई है। और 27 अगस्त को भी बाघ का आतंक देखने को मिला। मोहम्मदी रेंज में 45 साल के एक शख्स की जान चली गई बाघ का अटैक करने की वजह से। तो लखीमपुर में यह आदमखोर बाघ है जिसको लेकर अब तक एक्शन क्या है आपको बता दें। बाघ की तलाश में 44 कैमरे लगाए गए हैं ताकि इसकी लोकेशन को ट्रेस किया जा सके। वन विभाग की टीम 24 घंटे निगरानी कर रही है। बाघ को पकड़ने के लिए 7 पिंजरे लगाए गए हैं। तो जैसे ही बाघ पकड़ा जाएगा इन्हें पिंजरों में डालकर रेस्क्यू किया जाएगा। लेकिन बड़ी बात यह है, बड़ा चैलेंज ये है कि बाघ की लोकेशन बार बार चेंज हो रही है, इसीलिए कैमरे ज्यादा लगाए गए। इंफ्रारेड कैमरे भी लगाए गए और 7 पिंजरे लगाए गए हैं बाघ को पकड़ने के लिए। एक बड़ी टीम इस वक्त एक्शन में जुटी हुई है। तो बहराइच में तो आपने देखा कि किस तरह भेड़ियों की समस्या है, आदमखोर भेड़ियों की, तो दूसरी तरफ लखीमपुर खीरी में बाघ की समस्या है। और अब आपको एक और बड़ी खबर बता दें, यूपी में उपचुनाव है और उपचुनाव से पहले बीएलओ विवाद बढ़ गया है। एसपी का आरोप है कि मुस्लिम यादव बीएलओ हटाए गए हैं और जानबूझ के ऐसा किया गया। अखिलेश यादव ने यूपी सरकार को घेरा है, आरोप लगाए हैं जाति देखकर अधिकारी हटा सकते हैं, जाति देखकर आम आदमी नहीं फंसा सकते। ये सवाल किया है अखिलेश यादव ने एक्स पर, सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट किया है और ये सवाल किया है कि, और पूरी लिस्ट बाकायदा जारी हुई है जिसमें ये कहा गया है। अब आपको सुनाते हैं कि समाजवादी पार्टी इस पूरे मुद्दे पर क्या कुछ कह रही है। मिर्जापुर मधुआ विधानसभा में यहाँ के अधिकारियों की मिली भगत से इस तरह से बीएलओ का नाम काट करके, मुसलमानों का नाम, यादव का नाम, मौर्य का नाम काट करके और दूसरे अन्य जातियों का नाम जुड़ा जा रहा है। इससे चुनाव निष्पक्ष होने में बहुत दिक्कत है। ये लोग इस तरह की मानसिकता है, हम इसका पूरा विरोध करेंगे, चुनाव आयोग को लिखेंगे और चुनाव आयोग से कहेंगे कि एक लोकतांत्रिक देश में या जात बिरादरी कौन सी बात है। हर आदमी बन सकता है बीएलओ, हर आदमी बन सकता है, जो जात किसी जात का हो। ये कोई तरीका तो नहीं। सरकार के दबाव में आकर यहाँ के अधिकारी लोग इस तरह से काम कर रहे हैं। हम लोग इसका पूरी विरोध करते हैं। और आइए आपको बता रहे हैं कि योगी सरकार पर एसपी का आरोप क्या क्या है। मुस्लिम बीएलओ हटाकर गैर मुस्लिम बीएलओ नियुक्त किए जा रहे हैं। मिर्जापुर के मझवा सीट पर 11 मुस्लिम बीएलओ हटाए गए। कानपुर की भी बात कही गई है जिसमें सूची है कि कानपुर की सिसामाऊ सीट पर 98 मुस्लिम बीएलओ हटाए गए हैं। और मुरादाबाद के जो कुंदरकी में भी गैर मुस्लिम बीएलओ की नियुक्ति की गई है। बीजेपी अपने समर्थक कर्मचारियों को नियुक्त कर रही है। ये सीधा सीधा आरोप समाजवादी पार्टी ने बीजेपी पर लगाया है। और इसी से जुड़ी हुई एक और बड़ी खबर, बीएलओ विवाद पर यूपी चुनाव आयोग का जवाब सामने आया है। उपचुनाव से पहले बीएलओ हटाने के निर्देश नहीं है। इलेक्शन कमीशन की तरफ से कहा गया चुनाव पंजीकरण अधिकारी फैसला लेते हैं इस पूरे मामले पर। मुख्य निर्वाचन अधिकारी का पत्र नहीं मिला है। ऐसा मामला आता है तो जांच कराई जाएगी। और पंकज झा हमारे रोविंग एडिटर इस वक्त और ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। पंकज,
उपचुनाव से ऐन पहले ये बहुत बड़ा विवाद सामने आ गया है, जिसमें समाजवादी पार्टी ने बीजेपी को घेरने की कोशिश की है कि अपने समर्थित कर्मचारियों को लगाया जा रहा है, उनकी नियुक्ति की जा रही है और जानबूझकर मुस्लिम और यादव कर्मचारियों को हटाया जा रहा है। देखिए, इसके पीछे का जो तर्क है वो ये कहा जाता है आमतौर पर कि उपचुनाव जो होता है वो सरकार का चुनाव होता है, यानी सरकार को उसका एडवांटेज मिलता है जो भी पार्टी सत्ता में होती है। यूपी में विधानसभा की 10 सीटों पर उपचुनाव होने हैं। समाजवादी पार्टी ने 5 अलग अलग विधानसभा सीटों, जैसा आप बता रही थी कि मुरादाबाद में कुंदरकी है, भदोही में मझवा है, अंबेडकर नगर में कटहरी है, कानपुर में शीशामऊ है, इन सब विधानसभा सीटों के लिस्ट की वहाँ कौन कौन से बीएलओ जो खास तौर से 2 जाति और समुदाय के हैं, मुस्लिम और यादव बीएलओ को हटा करके दूसरे लोगों को रखा गया है। इस बात की शिकायत दिल्ली में चुनाव आयोग से समाजवादी पार्टी के सीनियर लीडर और राज्यसभा सांसद रामगोपाल यादव ने की। यहाँ लखनऊ में मुख्य चुनाव अधिकारी से शिकायत यहाँ के पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल ने की है। यहाँ पर उन लोगों का ये कहना है कि जानबूझ कर ऐसा किया जा रहा है। बीएलओ जो है वो वोटर लिस्ट बनाने का काम करते हैं, वो घटाने का और जोड़ने का काम करते हैं। समाजवादी पार्टी का आरोप है कि समाजवादी पार्टी के जो समर्थक वोटर हैं उनकी लिस्ट, उनका नाम इस लिस्ट से काटा जा सकता है, इसीलिए इस तरीके के यानी मुस्लिम और यादव बीएलओ को हटाया जा रहा है, जिसके बारे में मुख्य चुनाव अधिकारी जो नवदीप रेणुआ हैं उन्होंने कहा कि दिल्ली के चुनाव आयोग से उनके पास कोई ऐसा डायरेक्टिव नहीं आया है और जो लोग भी हटाए गए हैं वो ज़िले में जो डीएम होते हैं उन्होंने जो उचित समझा होगा वो किया होगा। बड़ी जानकारी दे रहे हैं पंकज, आप बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बीएलओ बूथ लेवल ऑफिसर्स होते हैं और समाजवादी पार्टी ने एक बड़ा आरोप लगाया है बीएलओ को लेकर कि यादव और मुस्लिम को जानबूझकर हटाया जा रहा है, उनकी नियुक्ति नहीं की जा रही और बीजेपी समर्थित कर्मचारियों की नियुक्ति कर रही है। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। अगला मुद्दा झारखंड में आदिवासियों का धर्मांतरण से जुड़ा हुआ है। ये मामला उजागर हुआ है। झारखंड हाईकोर्ट की बहुत बड़ी टिप्पणी इस पूरे मामले पर सामने आई। हाईकोर्ट की तरफ से क्या कुछ कहा गया आपको बताते हैं। राज्य में आदिवासियों का धर्मांतरण हो रहा है, आदिवासियों की संख्या घट रही है, ये हाईकोर्ट ने कहा। कोर्ट ने राज्य केंद्र सरकार से इस पूरे मामले पर हलफनामा भी मांगा है। 5 सितंबर को मामले पर अगली सुनवाई होगी। और ये मुद्दा क्या है अब आपको बताते हैं। क्या है झारखंड आदिवासी धर्मांतरण का ये मामला। सोमा ओरांव नाम के शख्स की हाईकोर्ट में जनहित याचिका गई। याचिका में आदिवासियों के धर्मांतरण का आरोप लगाया गया इनकी ओर से। चंगाई सभा में गुमराह करके धर्मांतरण का दावा किया जा रहा है कि ऐसे धर्मांतरण कराया जाता है। हाईकोर्ट ने राज्य और केंद्र सरकार से इस पूरे मामले पर जवाब मांगा है। हाईकोर्ट ने कहा है कि राज्य में आदिवासी धर्म बदल रहे हैं। हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि धर्मांतरण से आदिवासियों की संख्या भी घटी है। रूपेश कुमार हमारे साथ और ज्यादा जानकारी के साथ मौजूद हैं। और रूपेश, हाईकोर्ट की एक बहुत बड़ी टिप्पणी है और इस मामले पर सख्त टिप्पणी भी कहें कि आदिवासियों की संख्या घट रही है और ऐसा लग रहा है जो दलीलें दी जा रही हैं कि इस पूरे मामले पर धर्मांतरण के आरोप जो लगाए जा रहे हैं सामने आए हैं आदिवासियों की तरफ से। देखिए, अब तक जो आरोप लगते रहे हैं वो राजनीतिक रूप से आरोप लगते रहे हैं, चाहे वो गिरिराज सिंह हो, निशिकांत दुबे हो, संसद में मामला उठे या फिर राज्य के विधानसभा में मामला उठे कि घुसपैठ करा करके धर्मांतरण कराया जा रहा है और झारखंड का जो डेमोग्राफी है वो चेंज हो रहा है। लेकिन अब हाई कोर्ट ने ये टिप्पणी की है। हाई कोर्ट ने एक सुनवाई के दौरान ये कहा है कि घुसपैठ के बाद से धर्मांतरण का खेल चल रहा है और राज्य सरकारें चुप हैं या फिर इसमें भ्रम की स्थिति बनी हुई है। लिहाजा राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों को नोटिस जारी करते हुए जवाब मांगा है और कहा है कि इसके पहले भी जवाब मांगा था, कोई जवाब नहीं आया। अगर जवाब नहीं आता है तो हाईकोर्ट जुर्माना भी लगा सकता है। यानी कि हाईकोर्ट के संज्ञान में ये है कि बहुत सीरियस मामला है। चुनाव के दरमियान भी ये मामला उठा था कि किस तरीके से जो लिस्ट है उसमें किस तरह से वोटर लिस्ट में किनकी संख्या बढ़ी है, आदिवासियों की संख्या किस तरह से घटी है। ये निश्चित रूप से ये एक चिंता का विषय है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी इसको एक मुद्दा बनाती रही है और उसने ये संकेत भी दे दिया है कि एक आदिवासी जो अभी बीजेपी में शामिल हुए हैं, जो झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हैं चंपई सोरेन, और चंपई सोरेन भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने के पहले जब वो गृह मंत्री से मिल करके अपने राज्य वापस लौटे और उसी समय उन्होंने ये मुद्दा छेड़ दिया, जाहिर सी बात है ये बहुत भारतीय जनता पार्टी को भी ये मुँह
मुफीद लग रहा है कि जो मुद्दा वो पहले से उठाते रहे हैं वो मुद्दा अगर किसी आदिवासी से उठाया जाए, ऐसा आदिवासी जो राज्य का मुख्यमंत्री रहा है, जिसे कोल्हान टाइगर के नाम से जाना जाता है, अगर चंपई सोरेन ये कहते हैं कि आदिवासियों की संख्या घट रही है, धर्मांतरण कराया जा रहा है, घुसपैठ हो रहा है, डेमोग्राफी चेंज हो रही है, या ये जो बांग्लादेशी घुसपैठ का जो मसला है, चाहे वो बंगाल से लेकर के और झारखंड तक में ये एक राजनीतिक मुद्दा अब तक रहा है। लेकिन हाई कोर्ट की टिप्पणी के बाद जब अब देखना होगा कि चाहे वो राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार, क्योंकि दोनों को नोटिस किया है और दोनों को जवाब देना है 4 सप्ताह के अंदर कि आखिर क्या स्थिति है, क्या आदिवासियों की हकमारी हो रही है, और ये ना सिर्फ धर्मांतरण हो रहा है। बिल्कुल, ये रूपेश देखना होगा कि अब केंद्र सरकार की ओर से इस पूरे मसले पर राज्य सरकार की ओर से जवाब क्या आता है, क्योंकि हाईकोर्ट ने सख्त लहजे में पूछा है आखिर क्यों आदिवासियों की संख्या घट रही है, क्यों आदिवासी अपना धर्म बदल रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद रूपेश, ये जानकारी देने के लिए हाईकोर्ट की टिप्पणी से जुड़ी हुई। और आगे बढ़ते हैं, मध्य प्रदेश से खबर है। एमपी में बीजेपी सांसद से जुड़े एक वीडियो जो है वो वायरल हो रहा है। वीडियो में बीजेपी कार्यकर्ता ये कह रहे हैं कि हमने फर्जी वोट डाले। बीजेपी कार्यकर्ता ये कह रहे हैं कि बूथ पर नहीं बैठने दिए गए कांग्रेस एजेंट, और वीडियो के आधार पर अब इलेक्शन कमीशन से शिकायत करेगी कांग्रेस। मैंने और हमारी पूरी टीम ने लटेरी में 13 मतदान केंद्रों पे कांग्रेस के पोलिंग एजेंट नहीं बैठने दिए। हम लड़े हैं उसके लिए, ये कोई नहीं लड़े उसके लिए, हम लड़े हैं उनके लिए। 15 वोट मैंने डाले थे। आज ये गलत परिपाटी चल रही है। पूरी तरीके से मतदान हमने करा था, जेल जाते तो हम जाते। कांग्रेस के हमने किया तो कोई पार्टी पे एहसान थोड़ी किया। और बड़ी खबर बता दें, आज हरियाणा कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की आखिरी बैठक है। बैठक में तैयार होंगे 90 उम्मीदवारों के फाइनल नाम। 2 से 3 सितंबर को कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक, और फिर केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में उम्मीदवारों के नामों पर मुहर लगेगी। हरियाणा चुनाव के लिए कांग्रेस के 2 सेक्रेटरी भी नियुक्त हुए हैं।